CR Foundation for the Blind. You're watching One Paper MCQ Service Exam Preparation class from the platform of CR Foundation for the Blind. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्दर्न एशिया और फार ईस्ट एशिया। ठीक है, नॉर्थ एशिया और फार ईस्ट एशिया आज का हमारा। तो नॉर्थ एशिया सबसे देखते हैं। नॉर्थ एशिया में हमारे पास जो वो रशिया है। ठीक है, और हमें पता है कि रशिया जो है एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है पूरी दुनिया में। तो एशिया का जो नॉर्दर्न पोर्शन है उसका जो कवर्ड है वो रशिया ने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इसको देख सकूँ। नेक्स्ट हम फॉर ईस्ट एशिया को देखेंगे। तो रशिया जो है इसका कैपिटल सिटी है मॉस्को। ठीक है, मॉस्को MOSCOW ये कैपिटल सिटी है। और जब हम इनकी करेंसी की बात करते हैं रूबल इनकी करेंसी है। ठीक है, रूबल RUBLE रूबल इनकी करेंसी है। और लैंग्वेज ऑफिशियली यहाँ पे रशियन बोली जाती है। और ये जो रशिया ये भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि आधा पोर्शन इसका कुछ पोर्शन इसका एशिया में आता है, कुछ पोर्शन यूरोप में आता है। तो ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। तो इसके एरिया की बात करें तो इसका जो 60% एरिया है वो एशिया में आता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट में। और इसका 40% जो है वो यूरोप में आता है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा जो है वो यूरोपियन साइड पे है और एशियन साइड पे कम ही है। यानी कि 77% इसकी जो पॉपुलेशन है वो यूरोपियन साइड पे है और इसकी जो 33% है, सॉरी 23% जो है वो हमारे पास एशिया में आती है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। तो पूछता है कि रशिया से कितने टाइम जोन्स जो है वो रशिया में है। तो हमारे पास 11 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड से शुरू होकर लॉन्गिट्यूड से शुरू होकर ये 180 डिग्री पर जाता है। ठीक है, तो ये 11 डिफरेंट टाइम जोन्स यहाँ पे बनते हैं। और जो हमारे पास मॉडर्न रशिया है, जो रशिया की करंट फॉर्म है हमारे सामने, ये USSR का पार्ट था। और 12 जून 1990 को ये USSR से सेपरेट होते हैं और अलग से कंट्री बनाते हैं। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 12 जून 1990। ठीक है, और हम रशिया के जो फेमस टूरिज्म पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इसका मॉस्को जो कैपिटल सिटी है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक अहम पॉइंट बन सकता है। यहाँ पे एक रेड स्क्वायर है। ठीक है, और क्रेमलिन का नाम आपने सुना होगा, क्रेमलिन KREMLIN। ये एक तरह की ऑफिशियल बिल्डिंग्स है यहाँ पे। ठीक है, एक वर्ल्ड सिटी बनी है छोटी सी, उसमें ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, इसको क्रेमलिन बोलते हैं। और ये मॉस्को में है। ठीक है, तो पूछ लेते हैं क्रेमलिन किधर है, ये मॉस्को में है जो कि रशिया का कैपिटल है। ठीक है, और दूसरा इनका अहम सिटी जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग है। यहाँ पे हर्मिटेज म्यूजियम है एक, और दूसरा यहाँ पे विंटर पैलेस भी है। तो सेंट पीटर्सबर्ग सिटी के बारे से पूछ सकता है कि ये कौन सी कंट्री का सिटी है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो रशिया का सिटी है। ठीक है, और यहाँ पे एक लेक है, फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो। ठीक है, और डेप्थ की बात करें तो लार्जेस्ट लेक हमारे पास जो है लेक बेकाल है, जो हमने कल का जो हमारा लेक्चर हुआ था हमने उसको भी उसमें भी डिस्कस किया था। तो लेक बेकाल पूछ लेते हैं किधर है, ये भी रशिया में है, BAIKAL लेक बेकाल। ठीक है, तो ये डीपेस्ट लेक भी है पूरी दुनिया में। ठीक है, 1642 मीटर इसकी डेप्थ है। जो सबसे ज्यादा इसकी मैक्सिमम डेप्थ है वो 1642 मीटर है। और लेक बेकाल फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे एक रेलवे है। ठीक है, उसको ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी बोलते हैं। ये लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक है पूरी दुनिया में। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है ये पूरी दुनिया की लेंथ वाइज लॉन्गेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। ये वेस्ट में मॉस्को से शुरू होती है और नॉर्थ में पैसिफिक ओशन के पास इनका एक पार्ट है, व्लादिस्टोक के नाम से इनका सिटी है, वहां तक जाती है। सिटीज़ के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ट्रांस साइबेरियन रेलवे आप याद रखेंगे कि ये रशिया में है। ठीक है,
और तकरीबन 9000 किलोमीटर इसकी लेंथ है, तो अच्छी खासी लंबी लेंथ है और सबसे बड़ी लंबी लेंथ यही है। रिलीजन की बात करें तो ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा जी रशिया की पार्लियामेंट का नाम अक्सर उसने पूछा होता है कि रशिया की पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो डूमा इसकी पार्लियामेंट है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, डूमा, DUMA, ठीक है। डूमा जो है वो रशिया की पार्लियामेंट है। बस कभी यहाँ से इसकी सीक्रेट एजेंसीज के बारे में पूछेगा। उसने अक्सर पूछा होता है कि सोवियत यूनियन की सीक्रेट एजेंसी जो थी USSR की, उसे KGB बोलते थे, ठीक है, KGB। तो ये उनका कोई रशियन में कोई एक्रोनिम है, KGB। आप बस याद रखेंगे KGB जो है वो USSR की सीक्रेट एजेंसी थी, लेकिन जब इसकी डिसमेंबरमेंट होती है 1991 में, रशिया जो है वो KGB के मॉडल के ऊपर अपनी एक सीक्रेट एजेंसी बनाता है FSB के नाम से, ठीक है, FS। तो ये आप नाम याद रखें, FSB एक्रोनिम है। ये यहाँ की फेडरल सिक्योरिटी के लिए जो सीक्रेट एजेंसी है वो FSB है। और जो फॉरेन सर्विस और दूसरे मुल्कों के लिए इनकी एक एजेंसी है, उसका नाम SVR है, ये भी आप याद रखेंगे। जो फॉरेन कंट्रीज के लिए इन्होंने बनाई हुई है वो SVR है। और मिलिट्री इंटेलिजेंस की भी इनकी एक एजेंसी है, GRU के नाम से, ठीक है। तो ये तीनों एजेंसीज आप इनके नाम याद रखेंगे। तो पूछ सकता है वो एक दो का नाम आपको देके पूछेगा कि ये किस कंट्री से, ये रशिया से है, ठीक है। यहाँ की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं, जैसे लियो टोल्स्टॉय है, ठीक है, लियो टोल्स्टॉय, LO लियो, TOLSTOY, लियो टोल्स्टॉय। ये एक फेमस नॉवेलिस्ट है, ठीक है। और अक्सर इनसे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन इसने पूछा होता है, जैसे इसका कोई नॉवल आपको दे देगा, प्लीज इनका बड़ा फेमस नॉवल है, ठीक है, तो पूछ लेता है कि इसके ऑथर कौन है। और एना कार्निना, ये भी इनका एक बड़ा नॉवल है। तो लियो टोल्स्टॉय से बिलोंग करता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे एक और नॉवलिस्ट है, फाइदर दोस्तोवस्की, दोस्तोवस्की, इसका स्पेलिंग नोट कर लें, FYODOR, फाइदोर, DOSTO, दोस्तों, EVSKY, दोस्तों, ठीक है। तो ये भी यहाँ के एक नॉवलिस्ट है, क्राइम एंड पनिशमेंट के नाम से इनका बड़ा फेमस नॉवल है, ठीक है। तो ये दो पर्सनैलिटीज हैं, लिटरेरी पर्सनैलिटीज हैं, तो ये रशिया से बिलोंग करती हैं। हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ह्यूमन यूरी जो थे उनका ताल्लुक भी रशिया से है। और व्लादिमीर लेनिन जो इनके USSR के फाउंडर हैं, वो भी यहीं के फेमस पर्सनैलिटी हैं। और जो ये चंद नाम है जो आप याद रखेंगे, ये रशिया से बिलोंग करते हैं, ठीक। की जियोग्राफी की बात करेंगे तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, एशिया और यूरोप में, दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री है। 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको पता है कि सबसे बड़ा कंट्री है। उराल माउंटेन, ठीक है, उराल माउंटेन, ये रशिया को एशिया पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि आप कह लें कि वेस्ट में है। और ये यहाँ पे एंगल बन रहा है तकरीबन जो हमारे पास है ना, लॉन्गिट्यूड 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आसपास ये माउंटेन रेंज है, ठीक है। 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आसपास ये माउंटेन रेंज बनती है, उराल माउंटेन। तो ये रशिया को दोनों कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, एशिया और यूरोप दोनों में। और यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पीक की बात कर लें, अगर रशिया की हाईएस्ट पीक की बात कर लें तो माउंट एल्ब्रस है, ठीक है। माउंट एल्ब्रस जो है वो रशिया की हाईएस्ट पीक है। जो हम जब हम जॉर्जिया डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्विक ऑफ जो काकसस माउंटेन रेंज है, जब हमने उसको डिस्कस किया था तो वहां पे है ये, ठीक है, जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर के ऊपर है। तो माउंट एल्ब्रस ये हाईएस्ट पॉइंट है रशिया का। तो इसकी जो एलिवेशन है वो 5642 मीटर है, ठीक है। और ये काकसस माउंटेन रेंज में है। अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें रशिया में, तो रशिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो वोल्गा रिवर है, ठीक है, वोल्गा, VOLGA, वोल्गा रिवर। और 3550 किलोमीटर, यानी कि तकरीबन 3500 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है वोल्गा रिवर की। तो रशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये।
वेलदाई माउंटेन रेंज है, वहां से शुरू होता है। वेलदाई, VALDEI, वेलदाई माउंटेन है, वहां से शुरू होता है और ये कैस्पियन सी में नीचे जाके गिरता है। नॉर्थ से साउथ की जन्म नीचे को आता है और कैस्पियन सी में जाके ये गिर जाता है। अब इसके पास इसकी जियोग्राफी की हम बात करते हैं तो ये रशिया जो है ये 16 डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो सबको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सबके नाम कि किन किन के साथ इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, यूरोप का कंट्री है नॉर्वे। तो नॉर्थ वेस्ट का इसका बॉर्डर जो है वो नॉर्वे के साथ ये शेयर करता है और नॉर्थ वेस्ट में ही ये फिनलैंड से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, नीचे की तरफ आते हो वेस्ट की जानब एस्टोनिया के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट में। ठीक है, और फिर वेस्ट में ही लैटविया के साथ भी इसका बॉर्डर रहता है। उसके बाद इसका एक अलहदा से पार्ट है, छोटा सा पार्ट है रशिया का ही, कलिंगन ग्रेड के नाम से। ठीक है, कलिंगन ग्रेड, KALINGRAD, कलिंगन ग्रेड। ये यूरोप के मिड में एक छोटा सा इसका पार्ट है रशिया का। ठीक है, मेनलैंड से थोड़ा ये सेपरेट है और ये ये बॉर्डर शेयर करता है लिथुआनिया और पोलैंड के साथ। ठीक है, तो ये भी दो कंट्रीज है जो रशिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद बेलारूस है, वो भी इसके वेस्ट में है। यूक्रेन जो है वो इसके साउथ वेस्ट में है। जॉर्जिया इसके साउथ में है। अजरबैजान भी इसके साउथ में है। ठीक है, कजाकिस्तान भी साउथ में है। चाइना की बात करें तो वो इसके साउथ ईस्ट में है। मंगोलिया जो है वो भी साउथ ईस्ट में है। नॉर्थ कोरिया जो है इसके फार ईस्ट में आता है। जापान जो है वो भी इसके फार ईस्ट में आता है। ठीक है, और यूएसए के साथ भी ये अपना मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये कंट्रीज के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि 16 डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनके साथ रशिया अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मिनरल्स की बात करें तो रशिया जो है एक काफ़ी अमीर कंट्री है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल गैस के लार्जेस्ट रिजर्व्स है पूरी दुनिया की। अगर बात करें तो ऑयल की बात करें तो टॉप 3 प्रोड्यूसर्स में ये आता है। ठीक है, निकल में ये लार्जेस्ट प्रोड्यूस, प्लाटिनियम की बात करें सेकंड लार्जेस्ट है। गोल्ड में टॉप 3 में आता है ये। डायमंड की बात करें तो ये लार्जेस्ट रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, और प्रोड्यूसर की बात करें तो डायमंड का ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो जो मिनरल्स हैं इनके लिहाज से भी काफ़ी रिच कंट्री है। तो अब रशिया चूंकि एक अहम कंट्री है तो इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम देखेंगे। तो फिर हमारी लाइट चली गई, 1 मिनट। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिएगा अगर आपको जहाँ मेरी आवाज़ थोड़ी कट रही हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि लाइट चली, नेट का इशू हो सकता है। तो आवाज़ इंटर समझ ना आए तो मुझे रोक दीजिएगा उधर मुझे। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं रशिया का। ठीक है, इसमें से जो पॉइंट होंगे याद करने वाले जो अहम है या जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। इसको एक ईस्ट सेल्विक एक ट्राइब थे यहाँ पे, स्लेविक ट्राइब्स और वाइकिंग्स, इन्होंने मिलके 882 AD में ये अपनी एक छोटी सी रियासत बनाई और केव इसका कैपिटल रखा जो आजकल यूक्रेन का कैपिटल है। उसके बाद ये पूछता है कि ये क्रिश्चियनिटी में, ये कभी ऐसा पूछा नहीं गया कि ये एक इसका हिस्टोरिकल फैक्ट है कि क्रिश्चियनिटी जो है यहाँ का जो स्टेट रिलीजन है वो कब अनाउंस हुआ गया किया गया। ये 988 AD में प्रिंस व्लादिमीर द ग्रेट, उन्होंने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है इसके यहाँ का बना दिया। और उसके बाद जो तातारी थे मंगोल, ये 1240 में इन्होंने इस इलाके को फतह किया और 480 तक वो यहाँ रहते हैं। ठीक है, तार तक मंगोल रूल जो है उसको होड भी बोलते हैं, गोल्डन होड, और उनका कैपिटल को सिटी। उसके बाद वहाँ पे जार्डम शुरू हो जाता है। तो जार्डम जो TSA रशिया की कब स्टार्ट होता है, ये 1547। फर्स्ट जार ऑफ रशिया नाम याद रखेंगे आप, आइवान। ठीक है, आइवान 4 जिसको ऑन द टेरिबल भी बोलते थे, ये रशिया के फर्स्ट थे और 1547 डेट याद रखिएगा तभी आए थे। ठीक है, और ये जार्डम जो है वो 1721 तक रशिया में रहेगा। और इस दौरान ही इनकी जो टेरिटरी है वो ईस्टवर्ड इन्होंने एक्सपेंड की, जो साइबेरिया का हमारे पास इलाका है। तो ये जार्डन के शुरू में आइवन 4 के दौर में ये इलाका जो है इसको एक्सपेंड किया गया था।
इसके बाद 721 में रशियन एम्पायर की बुनियाद रखी गई, ठीक है, और 1917 तक वो रहेगी। तो पीटर्स द ग्रेट जो है रशियन एम्पायर की जो है वो बुनियाद रखते हैं, और कैपिटल मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग को शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद 19th सेंचुरी में रशिया एक मेजर ग्लोबल पावर बन जाता है, और उसके बाद इनकी यूके के साथ एक मिड 19th सेंचुरी में, डेट आप याद रखेंगे पेपर में कई पूछी जा चुकी है कि क्रीमियन वॉर कब, रशिया की जो क्रीमियन वॉर है कब हुई थी, तो ये 1853 से 56 के दौरान हुई थी, ठीक, 1856 के दौरान। 1867 में जब इन्होंने अलास्का का पोर्शन जो यूएसए को इन्होंने सेल कर दिया था, तो हमने तब वहाँ डिस्कस किया था कि क्योंकि इनको यहाँ पे शिकस्त हो चुकी थी क्रीमिया में यूके से, तो इनको खतरा था क्योंकि ये जो यूके हमसे वैसे भी वो ले लेगा तो हम उसको सेल कर देते हैं, तो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को वो दे दिया था $7.2 मिलियन में। हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। डेट याद रखिए क्रिमियन वार की 1853 to 56। अच्छा जी, तो उसके बाद जी आपको पता है फिर बाद में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो जाती है, और वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब उसका एंड होता है तो यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट होते हैं कंट्री के अंदर, जो है लोग जो है वो सेटिस्फाई फील नहीं करते और हुकूमत के खिलाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो अब हुकूमत चल रही है वो जार निकोलस टू की चल रही है, ठीक है, जार निकोलस टू। तो पूछ लेता है कि लास्ट जार ऑफ रशिया कौन था, नाम आप याद रखेंगे, जार निकोलस टू, TSAR, जार NICHS, ठीक है, जार निकोलस टू रशिया के लास्ट, ठीक है, और 1920 में इनको अपडेट कर लिया जाता है इनको इसमें। तो इसके बाद रेवोल्यूशन शुरू होता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से, ठीक है। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन की डेट तो जब ये जार को कत्ल कर देते तो यहाँ पे फिर सिविल वार शुरू हो जाएगी रशिया के अंदर। तो सिविल वार जो थे वो रेड जिनको उनके दरमियान और वाइट एंटी बोल्शेविक यानी जंग शुरू होती है, वो ये तकरीबन 5 साल तक जंग रहेगी 1922 तक, ठीक है। और 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर का क्याम जो है वो अमल में आता है, ठीक है। तो डेट याद रखेंगे, पूछ रहे थे कि यूएसएसआर कब वजूद में आई, 30 दिसंबर 1922 को यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसको आप बोलते हैं, लेनिन व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में ये वजूद में आती है, ठीक है। इस जो रेवोल्यूशन है इसको कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन है इसको कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसकी डेट आप याद रखेंगे, अक्टूबर 1917, ठीक है। इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं रशिया में, ठीक है। तो उसके बाद जी बनते हैं, ठीक है, और फिर 1924 तक उनकी हुकूमत चलती है। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है 24 में। फिर जोसेफ स्टालिन जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, जोसेफ स्टालिन, STALIN, ठीक है। ये एक डिक्टेटर थे, इनका जो एरा वहाँ पे और फिर वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाएगी, तो जर्मनी नाजी को ये शिकस्त देंगे। और इसके बाद आपको पता है फिर कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो जाता है, कोल्ड वॉर। और इससे पहले 1925 में यहाँ पे एक इन्होंने अपना ना एक नेशनल प्राइज जो है, ठीक है, अपना एक बनाते हैं, जैसे एक नोबेल प्राइज है, तो इस तरह का ये भी अपना एक प्राइज जो है वो अनाउंस करते हैं लेनिन प्राइज के नाम से। तो डेट याद रखिएगा कि ये कब अनाउंस किया, ये 1925 में अनाउंस किया। और वो कौन से दो पाकिस्तानी शख्सियत हैं जिनको ये दो पाकिस्तानी पर्सनैलिटीज जिनको लेनिन प्राइज जो है वो दिया गया अभी तक। तो पेपर में दो पूछी हुई है, सर दूसरे अब्दुल सत्तार ईदी हैं, ठीक है। तो इनको कब कब दिया गया ये डेट्स भी आपने याद रखनी है। फैज अहमद फैज को 1962 में ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, और अब्दुल सत्तार ईदी को 1988 में ये अवार्ड दिया गया था। ये उनका ठीक है। और उसके बाद आपको पता है ट्रू ट्रेंड जब शुरू होती है हेनरी एस ट्रूमैन की 12 मार्च 1947, जब उनकी स्पीच रहेगा, इस दौरान न्यूक्लियर आर्म रेस शुरू हो जाती है, स्पेस रेस शुरू हो जाती है, आइडियोलॉजिकल राइवलरी होती है यूएसएसआर और यूएस के दरमियान।
और इसके बाद आपको पता है वार्सा पैक्ट अनाउंस हुआ था 1955 में। ये तमाम चीज़ें हम जो है यूएस हिस्ट्री में भी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर इनकी जी इस तरह से बाद में आपको पता है U2 इंसिडेंट हुआ था 1960s में, क्यूबा वाइल क्राइसिस, जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में, वो भी हम यूएस हिस्ट्री में कर चुके हैं, ठीक है। तो वो भी यूएस और यूएसएसआर के दरमियान ही जो कोल्ड वॉर थी उसी का ही पार्ट था, ठीक है। और फिर यहाँ तक फिर 1979 से 89 तक ये अफगानिस्तान में इन्वेजन करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ये इनका एरा था। उसके बाद जी लास्ट प्रेसिडेंट उनका नाम आप लिखेंगे, यूएसएसआर के लास्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, ये पेपर में पूछा गया हुआ है। मिखाइल गोर्बाचोव प्रेसिडेंट थे, मिखाइल गोर्बाचोव। आप स्पेलिंग जो नोट, MIHAIL, मिखाइल, GORBACHV, गोर्बाचोव, ये इनके लास्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने एक रिफॉर्म्स जो है वो अनाउंस की थी, तो इनकी रिफॉर्म के बारे में भी पेपर में पूछा हुआ है। वो थी जी परस्ट्रोइका एंड ग्लेस ग्लेशनोव, ठीक है जी, ये इसकी स्पेलिंग आप नोट कर लें। तो इनकी रिफॉर्म थी, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आए थे विद इन कम्युनिस्ट पार्टी, जो इनकी वहाँ पे रूलिंग पार्टी थी, तो उसके अंदर इन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए थे। तो स्पेलिंग नोट कर लें जो रिफॉर्म्स लेकर आए थे, ये दो इनके रशियन वर्ड्स हैं, PERSTROIKA, परस्ट्राइका, ठीक है, PERSTROIKA, और एंड दूसरे GLASH GLASNOST, ठीक है जी, ये ग्लेस नोस्ट, ठीक है जी, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लेसनोस्ट। ये दो रिफॉर्म्स थी जो ये लेके आए थे मिखाइल गोर्बाचोव 1980s के एंड पे, ठीक है। तो इन जो रिफॉर्म्स थी, इन्होंने यहाँ के जो लोग थे उनको इकोनॉमिक फ्रीडम दी, पॉलिटिकल फ्रीडम दी, और कल्चरली उनको थोड़ा फ्री कर दिया। तो ये एक बुनियादी वजह भी बनी थी इनके डिसमेंबर होने की, ये जो सोवियत यूनियन थी इससे कोलैप्स होने की, ठीक है। लोगों ने अलग से अपने स्टेट्स की डिमांड करना शुरू कर दी थी, जो रिफॉर्म्स लेकर आए थे। तो ये दोनों जो मैंने आपको स्पेलिंग बताए हैं, जो रशियन है पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लेसनोस्ट, तो ये पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है, ये किसके दौर में आई, ये कहाँ से एसोसिएटेड है, ये यूएसएसआर से एसोसिएटेड है, और मिखाइल गोर्बाचोव ने इनको इंट्रोड्यूस कर, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है 26 दिसंबर 1991 को ऑफिशियली जो यूएसएसआर है उसको डिसॉल्व कर दिया गया था, ठीक है। 26 दिसंबर 19 को, ये डेट भी आप याद रखेंगे। उसके पोस्ट सोवियत रशिया, वहां भी आप उस तक के रशिया के जो जो करंट रशिया, इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, बोरिस येल्सिन, ठीक है, बोरिस येल्सिन फर्स्ट प्रेसिडेंट रशिया के, BORISYELTSIN, बोरिस येल्सिन, ये रशिया के पहले प्रेसिडेंट हैं। और इनके दौर में ही चेचनिया की पहली जंग शुरू हुई थी। तो फर्स्ट वॉर ऑफ चेचनिया जो है वो 1994-96 तक रही थी। और उसके बाद जी आपको पता है ये 2000 में भी हुई थी चेचनिया की वार से। इनका जो चेचनिया के मुस्लिम हैं, ये रशिया से आजाद होना चाहते हैं, इनका आपस में एक कंफ्लिक्ट। उसके बाद जॉर्जिया रशिया करते 2008 में, वो हम कल के लेक्चर जॉर्जिया के पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं। ओसेटिया और अबखाज़िया नामी दो रीजन थे, ये इन पे रशिया का कंट्रोल है, और ये जॉर्जिया भी इसको अपना पार्ट कंसिडर करता है। तो 2008 में इन दोनों ममालिक के आपस में जंग भी हुई थी इस रीजन को लेकर। और उसके बाद पूछा जाता है कि रशिया ने जो क्रीमियन पेनिनसुला है इसको कब अनेक्स किया, तो 2014 में, ठीक है, 2014 में क्रीमिया को अनेक्स किया। और आपको पता फिर फेब 2022 में फुल स्केल इन्वेजन होगी यूक्रेन की, रशिया ने पूरे मिलिट्री साजोसामान के साथ रशिया पे इन्वेजन कर दी। ये डेट भी आप याद रखेंगे, फेब 2022, ठीक है। और ये अभी तक जंग जारी है, इसका कोई अभी तक फैसला नहीं हो पाया। और रशिया के वाले से एक और भी है, यहाँ पे एक रिबिलियन हुआ था, मिलिट्री रिबिलियन, ठीक है, जून 2023 में वैगनर ग्रुप ने किया था। पूछ सकते हैं कि ये कब हुआ था, ये जून 2023 में हुआ था, ठीक है।
रशिया के जो करंट प्रेसिडेंट है व्लादिमीर, उनका नाम है, ठीक है। और तकरीबन उनको 20 से 25 साल हो गए हैं, अभी तक वो पावर में है। बोरिस येल्टसिन के बाद वो आए थे और अभी तक वही हैं। उसके बाद जी इनके प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मुश मिशतुसिन, ठीक है। ये इनके प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मुशिस्तिन इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। रशिया के स्पेलिंग नोट कर लें आप, MIKHAIL मिखाइल, MISH मिश USTIN मिशुस्तिन, ये इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। 16 जनवरी 2020 से हैं ये, ठीक है। और इनके फॉरेन मिनिस्टर के बारे में पेपर में कई दफ़ा पूछा हुआ है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है। तो सरगेई लारोव इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, SERGEY, सरगेई LAVROV लारोव, ठीक है। ये 2004 से इनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं और ये तकरीबन लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर हैं। 2004 से अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी रशिया के बारे में। और ये नॉर्दर्न एशिया को जो एक ही कंट्री रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास रशिया है। अब हम देखते हैं जी फार ईस्ट एशिया, ठीक है। फार ईस्ट एशिया में हमारे पास जो कंट्रीज आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। तो इनके हवाले से पेपर में अक्सर उसने पूछा होता है, तो हम इन डिस्प्यूटेड आइलैंड्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक आइलैंड है साउथ चाइना सी में। आपको पता है साउथ चाइना सी जो पैसिफिक ओशन का पार्ट है, तो वहां पे एक आइलैंड है पार्सल आइलैंड के नाम से, ठीक है। पार्सल आइलैंड, PARCEL, पार्सल आइलैंड। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। चाइना, वियतनाम और ताइवान, तीनों ममालिक जो है वो इसके ऊपर क्लेम जो है वो करते हैं। लेकिन 1974 से इस जो आइलैंड है इसको चाइना कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा था कि पार्सल आइलैंड डिस्प्यूटेड किन किन कंट्रीज के दरमियान है, चाइना, वियतनाम और ताइवान, ठीक है। दूसरा आइलैंड ये भी साउथ चाइना सी में ही है, ये स्पार्टले आइलैंड, SPARTLY, स्पार्टले आइलैंड। ये चाइना, वियतनाम और ताइवान और जापान, ये इनके दरमियान डिस्प्यूटेड, ठीक है। तो ये जो स्पार्टले आइलैंड है इसके ईस्टर्न पोर्शन पे ये तीनों ममालिक जो है वो कब्जा इन्होंने किया हुआ है। इन्हीं के जो कंट्रोल है वो ये चारों ममालिक जो है ये हमारा है। नेक्स्ट है सिनकाकू आइलैंड, ये भी चाइना सी में ही एक आइलैंड है, SENKAKU काकू आइलैंड। इसको डायोया आइलैंड भी बोलते हैं। सिनकाकू आइलैंड का दूसरा डायोया आइलैंड है, AOYU, डायोया आइलैंड। तो ये डिस्प्यूटेड है चाइना, ताइवान और जापान के दरमियान, ये ठीक है जी। तो लेकिन वो आइलैंड के ऊपर 1972 से। दूसरा ये पेपर में कई दफा रिपीट हो चुका है ये वाला, ये कुरिल आइलैंड्स, ठीक है। ये नॉर्थ आसिया में कुरिल आइलैंड, KURIL, ये रशिया और जापान के डिस्प्यूटेड, लेकिन कुरिल आइलैंड पे फिलहाल रशिया का कब्जा है, ठीक है। कुछ आइलैंड है जो फार ईस्ट एशिया में है और डिस्प्यूटेड आइलैंड है, तो इनसे अक्सर किसी न किसी के बारे में वो पूछ लेता है, ठीक है। तो फार ईस्ट एशिया में जो हमारे पास सबसे पहला कंट्री आएगा वो है जापान। और जापानीज लैंग्वेज में इस निपन भी बोल, NIPPON, निपन। और कैपिटल सिटी जो है वो टोक्यो। काइंडली कोई स्टूडेंट मुझे बता दे कि मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का इशू है और शायद नेट का भी इशू हो। तो मेरी आवाज़ दाऊद आप बताइएगा आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है, बस थोड़ी देर पहले सर डिस्टर्ब हो रही थी। ठीक है, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ? मैं रिपीट कर देता हूँ। नहीं, आप जब क्योंकि थोड़ा लाइट रिपीट चली करते जाती है थे ना सर अक्सर वो यहाँ पे, इशू नहीं वो ना होता। नेट कैसे जाता है। जी फिर ठीक है। अच्छा, तो फार ईस्ट एशिया में हमारे पास जो सबसे पहली कंट्री है वो है जापान, ठीक है। तो यहाँ की जो जापानीज लैंग्वेज है इसमें इसको निपन भी बोलते हैं, NIPON। आपके इसका दूसरा निपॉन भी
टोक्यो इसका कैपिटल टोक्यो के स्पेलिंग नोट कर, TOKYO टोक्यो। पॉपुलेशन वाइज तो सबसे बड़ा सिटी है हमारे पास, ठीक है। एरिया वाइज हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास न्यूयॉर्क है, और पॉपुलेशन कैपेसिटी जो लैंग्वेज यहाँ पे जापानीज बोली जाती है। इनकी करेंसी आप याद रखेंगे येन, YEN, ठीक है, ये इनकी करेंसी है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, और ये ओल्डेस्ट मोनार्की है दुनिया में, ठीक है। तकरीबन 1000 साल से ज्यादा अरसा से ये मोनार्की चली आ रही है, तो इसको ओल्डेस्ट मोनार्की भी बोलते हैं। ओल्डेस्ट एंथम की बात करता है कि पूरी दुनिया में सबसे पुराना एंथम किनका है, तो वो भी जापानीज का ही है, ठीक है। और उसके बाद नारियंटू इनके किंग है, NARUNTO, नारियंटू इनके किंग है। शिगेरू इशिबा ये इनके प्राइम मिनिस्टर हैं 2024 से, SHIGERU शिगेरू, ISHIBA इशिबा, ठीक है। ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अच्छा, ये एक लॉन्गेस्ट सर्विंग की है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पता है जापान को शिकस्त हो गई थी, और जापान के ऊपर जो है वो जो यहाँ पे यूएसए ने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। तो ये थोड़े अर्से के लिए था, तकरीबन 7 साल के लिए, 1945 से 52 तक यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो यूएसए का था इसके ऊपर, लेकिन मोनार्की एज इट इज चल रही थी, ठीक है। उसके ऊपर मोनार्की खत्म नहीं हुई थी। तो इसके बाद जब 1952 में इन्होंने यूएसए से आज़ादी हासिल की, ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के 1950 में इनकी ट्रीटी होती है, एक एग्रीमेंट होता है ऐसे कि फ्रांसिस्को में सिटी में तो इनको दोबारा इनको एक सॉवरेन स्टेट बना दिया जाता है। इसकी जियोग्राफी की बात करेंगे तो ये पैसिफिक ओशन के अंदर एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। जापान जो है एक आइलैंड कंट्री है पैसिफिक ओशन के अंदर। ये चाइना और कोरियन पेनिनसुला जो ईस्ट में है, ठीक है। चाइना और कोरिया के ईस्ट में ये जापान है, एक आइलैंड कंट्री है। तो ये 4 आइलैंड है, बाकी छोटे छोटे कई आइलैंड हैं। तो जो मेन इनके नाम आप नोट कर लें, होनशू आइलैंड, ठीक है, होनशू आइलैंड। एंड होनशू आइलैंड इनका सबसे बड़ा आइलैंड है। होकाइडो आइलैंड दूसरा इनका, HOKAIDO होकाइडो। एंड थर्ड है हमारे पास क्योशो आइलैंड, ठीक है, KYUSHU क्योशो आइलैंड, ये इनका थर्ड मेजर आइलैंड है। फोर्थ इनका शिकुकू आइलैंड है, SHIKOKU, ये इनका बड़े आइलैंड्स में छोटा, सबसे छोटा आइलैंड ये है इनका। तो ये मेजर आइलैंड जापान, अपने इनके नाम याद रखें। जो जापान है इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी, क्योंकि सूरज मशरिक से निकलता है। मशरिक में सबसे पहले कंट्री हमारे पास जापान ही आता है, तो उसको लैंड ऑफ राइजिंग भी कहते हैं, और उसको ब्रिटेन ऑफ द पैसिफिक ओशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थी जी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अच्छा जी, रिलीजन है यहाँ पे, शिंटोइज्म रिलीजन जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता है जापान, शिंटोइज्म, SHINTOI, और साइड वो यहाँ है, म्यूट कीजिएगा कि पार्लियामेंट क्या नाम है, ठीक है। तो जापान नाम डाइट है, DEIT, डाइट इनकी पार्लियामेंट है। जिस तरह से हमारी नेशनल असेंबली है ना, जिसको हम कौमी असेंबली बोलते हैं, तो उनकी डाइट है DEIT, ठीक है। और इनके तो क्योटो सिटी एक हिस्टोरिकल सिटी है इनकी। क्योटो आपको पता है 1991 में क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ था एनवायरमेंट को लेकर, वो जापान में ही हुआ था, ठीक है, जिसके नतीजे कॉन्फ्रेंस था वो शुरू हो गई थी। तो क्योटो इनका हिस्टोरिकल सिटी और एक ट्रेडिशनल कल्चर के हवाले से ये बड़ा फेमस है। यहाँ एक और सिटी इनका ठीक है, एक ओसाका सिटी इनका कैपिटल भी है, ठीक है। यहाँ पे एक माउंट फुजी के नाम से, FUG, ये आइकॉनिक
है जापान का, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, आपको पता है फिर जब पर्ल हार्बर के ऊपर इन्होंने अटैक किया था 1941 में जापान ने, तो यूएसए, आपको पर्ल हार्बर जो है वो यूएसए की स्टेट हवाई का पार्ट है, तो फिर यूएसए जो वर्ल्ड वॉर वन में शामिल हो गया, तो जंग के इख्तिताम पे जापान के ऊपर एटमी किया। तो यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं कि कौन कौन से जो सिटी हैं वो हिट हुए और किस डेट को हमला हुआ, और जो है वो एटॉमिक बम जो फेंके गए उनके नाम क्या थे, कोड नेम क्या थे, ठीक है। तो 1945 में यूएसए जो है वो जापान के ऊपर एटॉमिक अटैक करता है। तो सबसे पहले अटैक करता है वो हिरोशिमा के ऊपर, ठीक है। हिरोशिमा के ऊपर, हिरोशिमा के स्पेलिंग आप नोट कर लें, HIROSHIMA, हिरोशिमा। तो यहाँ पे जो एटॉमिक बम गिराएगा 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 1945 को अटैक होता है, और लिटिल बॉय, इस जो बम है एटॉमिक बम, उसका नाम लिटिल बॉय होता है, ठीक है। और फिर 9 अगस्त 1945 को दूसरा अटैक करते हैं ये नागासाकी नामी सिटी पे करते हैं, ठीक है। NAGASAKI, नागासाकी। तो इस जो बम है इसका नाम फैटमैन होता है, ठीक है। तो ये थी जापान के हवाले से इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इसी एरिया में एक बैंक भी है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से, ठीक है। इस रीजन में है ये। 2016 में ये इसकी बुनियाद रखी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग है, चाइना का कैपिटल जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। 103 इसके कंट्री मेंबर्स है अभी तक, ठीक है। तो इसको AIIB भी बोलते हैं, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। 2016 में इसकी बुनियाद रखी गई, बीजिंग इसका कैपिटल है। नेक्स्ट कंट्री जो हमारे पास फॉर ईस्ट एशिया में आती है वो है हमारे पास पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो कैपिटल है वो सिटी है वो बीजिंग। बीजिंग की स्पेलिंग आप नोट कर लें, BEIJING, बीजिंग, ठीक है। ये चाइना का कैपिटल है। इनकी करेंसी युआन है। इनकी वैसे जो ओरिजिनल करेंसी है वो रिनेम्बी है, ठीक है। रिनेम्बी इनकी करेंसी है, और उसका यूनिट युआन है, ठीक है। रिनेम्बी के स्पेलिंग आप नोट कर लें, RENMINBI, रिनेम्बी, ठीक है। और युआन इनका यूनिट है। जैसे जापानीज के हमने येन करेंसी देखी थी, तो यहाँ पे युआन भी चलती है, लेकिन अगर रिनेम्बी भी पूछेगा तो फिर पेपर में फिर रिनेम्बी ही होगी, ठीक है। और मैंdarin चाइनीज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैंdarin चाइनीज, MANDRAIN, मैंdarin चाइनीज, ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जियोग्राफी की बात करेंगे तो ये 14 डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो कंट्रीज अब जैसे याद रखेंगे कितने कंट्रीज के साथ शेयर करता है, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है। तो चाइना के नॉर्थ में जो कंट्री आता है वो मंगोलिया है, ठीक है। लार्जेस्ट बॉर्डर भी ये मंगोलिया के साथ ही शेयर करता है। दूसरा कंट्री जो है वो रशिया, इसके नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, चाइना के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों में रशिया है। आपको पता है नॉर्थ में पूरा ऊपर से लेकर काफी लंबा जब रशिया ही फैला हुआ है नॉर्थ में, तो ये इसके नॉर्थ में है। और फिर नॉर्थ कोरिया इसके ईस्ट में है, और जो वियतनाम है वो इसके साउथ में है। लॉस जो सिटी है वो इसके साउथ में है, ठीक है। और साउथ वेस्ट की हम बात करते हैं तो हमारे पास म्यांमार आता है। तो अच्छा, उसके बाद जी इंडिया इसके साउथ वेस्ट में है, और भूटान जो है वो भी चाइना के साउथ वेस्ट में है। नेपाल भी साउथ वेस्ट में है। पाकिस्तान की बात करें तो वो इसके वेस्ट में आता है। हमने पढ़ा था ना पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, तो चाइना के वेस्ट में पाकिस्तान होगा। इससे अफगानिस्तान भी इसके वेस्ट में है, वखान कॉरिडोर से ये कनेक्ट करता है उसके साथ। और फिर ताजिकिस्तान भी इसके वेस्ट में आता है। किर्गिज़स्तान इसके वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आता है। कजाकिस्तान इसके नॉर्थ वेस्ट में आता है। तमाम कंट्रीज को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखेंगे ये 14 मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। पहले ये लार्जेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये सेकंड लार्जेस्ट हो गया। अब लार्जेस्ट हमारे पास इंडिया है, ठीक है। और रिलीजन की बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है, तो उनकी पॉलिसी के मुताबिक यहाँ का रिलीजन जो है वो एक एथीज्म, इन्होंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, एथीज्म कंट्री है ये, ठीक है। और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 221 BC यानी कि 221 बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पे किन डायनेस्टी की हुकूमत आती है, QIN, किन डायनेस्टी की हुकूमत आती है, जो कि 1911 तक चलेगी, ठीक है, 19
1911 तक। तो फिर जब फॉल ऑफ किंग डायनेस्टी होता है तो रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आता है सेन यात सेन के लीडरशिप में। तो सेन यात सेन यहाँ के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, SENYATSEN, सेन यात सेन, ठीक है, चाइना के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं जब किंग डायनेस्टी का फॉल होता है 1911 में। और उसके बाद आपको पता है फिर 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, उसके दौरान फिर सिविल वॉर भी हुई थी। और माओ जेडंग जो है उनकी जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी वो फिर इक़्तिदार में आती है। तो यहाँ पे जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो यहाँ से निकल के ताइवान में चली जाती है। तो फिर ये मेनलैंड चाइना जो है ये 1949 में आज़ाद होता है। और माओ जेडंग की लीडरशिप में, माओ जेडंग यहाँ का लीडर था जिसने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को लीड किया था, MAO, माओ ZEDONG, माओ जेडंग, ठीक है, ये यहाँ का लीडर था। और उसके बाद 1978 में यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। जो पर्सनैलिटी 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएगी उसका नाम डेंग जियोपिंग है, ठीक है, डेंग जियोपिंग। तो मार्केट जो है इसको सोशलिज्म की तरफ ये लेकर जाते हैं। तो अच्छा जी, डेंग जियोपिंग, आपने ये नाम याद रखना है, 1978 में यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे, DENGZIOPING, ठीक है, डेंग जियोपिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कहते हैं। उसके बाद आप ये पूछता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को चाइना ने कब ज्वाइन किया, 2001 में ज्वाइन किया था, ठीक है, ये पेपर में कई दफ़ा इन्होंने पूछा हुआ है। और उसके बाद इनके फ्लैश पॉइंट्स की बात कर लें तो इनके फ्लैश पॉइंट ताइवान के साथ है। ताइवान जो है ये भी पैसिफिक ओशन के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है। चाइना इसको अपना प्रोविंस डिक्लेयर करता है लेकिन वो कहते हैं कि हम वो इनसे आज़ाद हैं। तो सेल्फ डिक्लेयर्ड ऑटोनोमस रीजन है ये, ठीक है, इसको यूएनओ में इसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता लेकिन ये खुद को ये आज़ाद कंसिडर करते हैं, ठीक है। और चाइना के साथ इनका बुनियादी मसला भी ये है कि जो ताइवान वाले हैं वो कहते हैं कि मेनलैंड चाइना जो है इस पर हमारा ही हुकूमत है, ठीक है। नेशनलिस्ट पार्टी जब यहाँ से निकली थी मेनलैंड चाइना से तो वो ताइवान में आ गई थी ना, तो दोनों का आपस में मसला चल रहा है। लेकिन अब जो अच्छा फिर जब यूएनओ है उसने सबसे पहले 1949 में ताइवान को जो है वो यूएनओ का मुस्तकिल मेंबर भी बनाया हुआ था और ये ही यूएनओ का पार्ट था। फिर 1972 में जाके इनसे लेकर फिर मेनलैंड चाइना को दी गई, ठीक है। ये जो यूएनओ की मेंबरशिप थी ये भी, और इनको जो परमानेंट मेंबरशिप थी वो भी फिर मेनलैंड चाइना को दी गई 1972 में जाके। अच्छा जी, और यहाँ पे फिर जी आपको पता है इसके वेस्ट में जिनजियांग नामी एक एरिया प्रोविंस है इनका, यहाँ पे इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का इनके ऊपर इनको अक्यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो उइघुर मुस्लिम्स हैं कहते हैं कि इन्होंने उनको काफ़ी दबाया हुआ है। तो ये जिनजियांग प्रोविंस है इनका जी, यहाँ पे इनके मसाइल चल रहे हैं। और इनकी दो टेरिटरीज हैं, एक हांगकांग है दूसरी मकाऊ है, ठीक है। हांगकांग जो है ये इन्होंने हांगकांग जो है ये इनके पास आई थी जी, ये बरतानिया की कॉलोनी थी, ठीक है। और 1997 में इन्होंने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि इनको 50 ईयर के लिए, नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए इनको आज़ादाना हसीयत दी जाएगी, यानी कि चाइना यहाँ पे कंट्रोल नहीं करेगा। तो उसके बाद फिर ये चाइना का पार्ट बनना चाहे तो बन सकते हैं। लेकिन 1919 में जाके ना 2019 में सॉरी, तो यहाँ पे जो चाइना ने इस पर ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। तो अब जो वैसे होना ये था कि 1949 तक जो है चाइना इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन 2019 में इन्होंने इस इलाके के ऊपर कंट्रोल ले लिया। तो हांगकांग भी इन्हीं का पार्ट है और मकाऊ जो है ये पुर्तगाल का पार्ट था। और 1997 में इन्होंने आज़ादी हासिल की थी पुर्तगाल से। तो यहाँ भी यही शर्त रखी गई थी कि नेक्स्ट 50 ईयर के लिए इनको आज़ादाना हसीयत दी जाएगी, लेकिन ये अभी तक तो आज़ाद ही है मकाऊ। तो पूछ रहा था वर्ल्ड गैम्बलिंग कैपिटल कौन सा, वर्ल्ड्स गैम्बलिंग कैपिटल, ठीक कैपिटल, तो ये हमारे पास मकाऊ है, तो ये भी चाइना का ही पार्ट है, MACAU, मकाऊ ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात आएगी तो हम मेनलैंड चाइना की बात करेंगे। अगर रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं तो ये ताइवान का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना वो खुद को कहते हैं, ठीक है।
और इसका ओल्ड नाम जो है वो फार्मूसा है। तो पूछ लेता है कि ताइवान का ओल्ड नाम क्या है, फार्मूसा, FORMOSA, ठीक है। करेंसी यहाँ पे डॉलर चल रही है और कैपिटल इनका ताइपाई है, ठीक है, TAIPEI, ताइपाई इनका कैपिटल है और मैंdarin चाइनीज ही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये जी खुद को सॉवरेन डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यूएन में इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है कोरियन पेनिनसुला, ठीक है। और कोरियन पेनिनसुला के बारे में हम यूएस हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। कोरियन वार जो हुई थी 1950 से 53 तक, ठीक है। इसका बैकग्राउंड ये है कि 1910 में यहाँ पे जापान कब्जा कर लेता है इस पेनिनसुला के ऊपर और 45 तक यानी वर्ल्ड वॉर के इख्तिताम पर इन्हीं का कब्जा रहता है। उसके बाद यहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फिर सिविल वॉर जो है वो ज़्यादा जो है वो उसका मसला 1950 से 53 के दौरान होता है। तो फिर यहाँ पे आपको पता है कोल्ड वॉर चल रही थी, तो नॉर्थ कोरिया को रशिया वगैरह जो है सपोर्ट करते हैं, साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट करता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है 1953 में आज़ाद हो जाता है। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी लाइन है जो इन दोनों कोरियाज को आपस में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये 38th पैरेलल लाइन है, ठीक है। 38th पैरेलल लाइन जो है वो इन दोनों को आपस में डिवाइड करती है। अब देख लेते हैं जी, साउथ कोरिया जो है इसका कैपिटल सिटी है सियोल, SEOUL, सियोल इसका कैपिटल सिटी है। इसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं, ठीक है। साउथ कोरिया का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और सियोल इनका कैपिटल है, SEOUL। और लैंग्वेज यहाँ पे कोरियन बोली जाती है। करेंसी इनकी वॉन है, WON वॉन, ठीक है। और सैमसंग, LG, ठीक है, किया मोटर्स, हुंडई, ये तमाम कंपनीज है, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे तो नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल इनका पेयोंगयांग है, PYONGYANG, पेयोंगयांग इनका कैपिटल है। कोरियन यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है और करेंसी भी इनकी वोन है, ठीक है। और नेक्स्ट जो कंट्री हमारे पास यहाँ पे लास्ट कंट्री हमारे पास आता है फार ईस्ट एशिया में, वो है मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और सेकंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड हमने कल देखा था, कजाकिस्तान है हमारे पास, और सेकंड लार्जेस्ट मंगोलिया है, ठीक है, कंट्री। और ये जो है चाइना और रशिया के बॉर्डर के दरमियान में है, ठीक है। इसके नॉर्थ में जो है रशिया है और साउथ में चाइना है मंगोलिया के। इसकी करेंसी की बात करेंगे तो टोगरोग इसकी करेंसी है, TOGROG, टोगरोग। और उलान बतर इसका कैपिटल है, ठीक है, ULANBATOR, उलान बतर। और यहाँ की 30% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो नोमैडिक लाइफस्टाइल, जो जैसे लोग खेमे वगैरह लगा के रहते हैं सहराओं में, उस तरह का लाइफस्टाइल गुजारते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फार ईस्ट एशिया के हवाले से और नॉर्थ एशिया के हवाले से, तो इनको आप नोट कर लें। तो इंशाल्लाह सुबह आपका टेस्ट होगा, जितना हमने पीछे पढ़ चुके हैं एशिया का पोर्शन। अभी एशिया के 2 पोर्शन हमारे पास अभी रहते हैं, तो इंशाल्लाह उनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी अहमद, स्टूडेंट्स को अनम्यूट कीजिएगा। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। सर मेरा आपने इतने ज़्यादा मुल्क कवर कर लिए हैं आज तो मेरा ये क्वेश्चन था सबसे पहले जो मुझे अभी दिन में आ रहा है कि 1923 में आपने कहा यूएसएसआर यानी कि बन गई थी, वजूद में आ चुकी थी, ठीक है? 22 में 30 दिसंबर 1922। 22 में, ओके। तो सर ये जो सा यूनियन 45 से 91 तक थी, इनकी कोल्ड वार थी अमेरिका से। इससे पहले 1922 से 45 तक इनकी कोल्ड वार कहीं इधर यूरोप से तो नहीं थी, ये फ्रेंच से और इधर से ये क्या यूके? नहीं बेटा, इनका आपस में इतना कोई इशू नहीं था। ये
जो ना 1924 में जब लेनिन की डेथ हो जाती है ना, फिर जोसेफ स्टालिन यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसको बनाई तो एक मॉडर्नाइज कंट्री की तरफ लेके गए थे, यानी कि इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दी गई थी, और उसकी वजह से ही ये कंट्री जो है वो फिर ग्लोबल पावर्स में शुमार हुई, ठीक है। तो ऐसा इनकी कोई आपस में जंग या फड्डे वगैरह नहीं थे, ये वर्ल्ड वार 2 में जाके शुरू होते हैं। और वर्ल्ड वार 2 के स्टार्ट में भी हम जब वर्ल्ड वार्स को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि ये एक पीसफुल कंट्री बना हुआ था कि हम किसी के साथ कोई इस तरह का फड्डा नहीं करेंगे। जर्मनी के साथ इनका अलायंस था, लेकिन हिटलर जो है वो इनका जो आपस में अलायंस था वो तोड़ के फिर जब इसके ऊपर हमला कर देते हैं, फिर ये वर्ल्ड वार में आता है, ठीक है ना। तो इसका ऐसा कोई कोल्ड वार नहीं थी, ठीक है। ओके ओके और सर आज ना, इन्होंने वर्ल्ड वार आज का वन जो में मैं सर ये कहीं थे या इधर जर्मनों के साथ थे या इधर ये बरतानियों के साथ थे ये वन में, क्योंकि सेकंड में तो ये वर्ल्ड वार इधर जब हम जब जब देखें, जब हम वर्ल्ड आवाज नहीं आई सर आपकी। एक अलहदा से भी इसके ऊपर रखें, अच्छा अच्छा वर्ल्ड अच्छा में अच्छा कुछ चीज कंफ्यूज टाइम है। अभी के वाले से कोई क्वेश्चन वो आप करें आज के वाले से। सर मेरा क्वेश्चन है कि चाइना की इकोनॉमी के हवाले से कोई क्वेश्चन आ सकता है? चाइना बेटे, आप इकोनॉमी पता है बात ठीक, ट्रिलियन के करीब करीब है, तो सेकंड 50 तक जाके ये कहाँ से, जैसे अब चैट जीपीटी के मुकाबले में उनको चीज आ रही है। आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org, blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.